हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो आज हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो हमारी लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या होता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिफ्यूजन की। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, जैसे मानिए कि ये आपका एक बीकर लिया, इसमें मैंने एक मेम्ब्रेन लगाई और इधर आपने जो है सॉल्यूशन भरा हुआ है। ये आपका सॉल्यूशन है जिसमें आपका क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और इधर आपने लिया हुआ है, इधर या तो आपने सॉल्यूशन लिया हुआ है, देखिए इन दोनों ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। ये सॉल्यूशन बी है और ये सॉल्यूशन ए है। इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C1 है और इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C2 है। तो क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपकी कंसंट्रेशन C1 की ज्यादा है C2 से, अगर C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है तो क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, डिफ्यूजन क्या कहता है कि द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल विल बी फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। कि जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो किधर से किधर होगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये मूवमेंट हो रहा है आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स का और ये आपके सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। क्योंकि देखिए अगर मानिए मैंने ये जो सॉल्यूशन ए है और सॉल्यूशन बी है, सॉल्यूशन ए है ये भी आपका 1 लीटर है और सॉल्यूशन बी जो है ये भी आपका 1 लीटर है, दोनों 1 लीटर है। लेकिन क्या है कि जो C1 कंसंट्रेशन है, जो C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा है, C1 की कंसंट्रेशन C2 से ज्यादा होने का मतलब ये है कि जो सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्यूशन ए में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी सॉल्यूशन बी। तो क्या होगा, देखिए सॉल्यूट का अमाउंट किधर ज्यादा है, सॉल्यूशन ए में। ये सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन बी है, तो सॉल्यूट का अमाउंट किधर ज्यादा है आपका, ए में, और इधर सॉल्वेंट का अमाउंट किधर ज्यादा है, बी में। आप देखिए सॉल्यूट का अमाउंट इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम है। लेकिन उल्टा अगर बात करें तो आपका जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट किधर ज्यादा होगा, अगर इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर सॉल्वेंट कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको दोनों 1 लीटर है। अगर मानिए इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो, और इधर सॉल्वेंट का अमाउंट किधर ज्यादा है, बी में। आप देखिए सॉल्यूट का अमाउंट इधर ज्यादा हो जाएगा, इधर कम है। लेकिन उल्टा अगर बात करें तो आपका जो सॉल्वेंट है उसका अमाउंट किधर ज्यादा होगा, अगर इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर सॉल्वेंट कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन तो आपको दोनों 1 लीटर है। अगर मानिए इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर सॉल्वेंट ज्यादा, इधर अगर इधर सॉल्यूट ज्यादा है तो इधर क्या होगा, सॉल्यूट कम होगा। आपने दोनों डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस ले रखे हैं, ये सॉल्यूशन ए, ये सॉल्यूशन बी, दोनों ही 1 लीटर लिया हुआ है। लेकिन जो सॉल्यूशन ए है उसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो क्या होगा, यहां पर जो सॉल्वेंट होगा, यहां पर जो सॉल्वेंट होगा इसका अमाउंट कम होगा यहाँ के सॉल्वेंट से। अगर इसका हम सॉल्वेंट देखें सॉल्यूशन बी का, तो सॉल्वेंट का अमाउंट सॉल्यूशन बी में ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू दी सॉल्यूशन ए। तो क्या होगा, जो सॉल्यूट का मूवमेंट है वो ए टू बी होगा, और जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो बी टू ए होगा। ये आपको ध्यान रखना है कि डिफ्यूजन क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन। तो इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर होगा, इधर से इधर। इसको हमने दोनों सॉल्यूशंस को एक मेम्ब्रेन से सेपरेट किया हुआ है। ये बीच में क्या लगा रखा है हमने, मेम्ब्रेन। तो क्या होगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे और सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर मूव करेंगे। तो क्या होता है, इसमें दोनों मूव कर सकते हैं, आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स भी और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी। तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन। लेकिन वहीं पर अगर ऑस्मोसिस की बात करी जाए तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर ये तो आपका डिफ्यूजन हो गया, इधर ऑस्मोसिस की बात कर लेते हैं। तो ऑस्मोसिस क्या कहता है कि अगर मान लीजिए ये आपका एक बीकर है, इसमें आपने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है,
ये कैसी मेम्ब्रेन है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन वही है, इधर ए है और इधर बी है। इसकी कंसंट्रेशन C1, इसकी कंसंट्रेशन C2। वेयर C1 इज ग्रेटर देन C2। जैसा ये था वैसे ही ये है। यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसमें मेम्ब्रेन लगा रखी जस्ट सिंपल सी, जो कि आपके दोनों, इसमें डिफ्यूजन में क्या है, एक मेम्ब्रेन लगा रखी जो कि आपके सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स का भी, सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी अलाउ कर रही है एक तरफ से दूसरी तरफ फ्लो होने में, और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को भी। बट यहां पर ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये SPM जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी, ये क्या करती है कि ये ओनली सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अलाउ करती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स को नहीं करती, क्योंकि इसमें जो होते हैं वो पोर्स जो होते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, वो बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे होते हैं इन कंपेरिजन टू दी सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स के फ्लो को ही अलाउ करती है और सॉल्यूट पार्टिकल के को अलाउ नहीं करती है। सॉल्यूट पार्टिकल के मूवमेंट को अलाउ नहीं करेगी, ओनली ऑन ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स के मूवमेंट को एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए अलाउ करेगी। तो इस टाइप की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, ऑस्मोसिस की अगर डेफिनेशन देखें, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ पार्टिकल कौन किसके हैं यहां पर, सॉल्वेंट के। द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखिए लोअर कंसंट्रेशन किधर है आपकी, इधर सॉल्यूशन बी जहां पर है वहां पर C2 कंसंट्रेशन कम है, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल होंगे वो किधर से किधर मूव करेंगे, इधर से इधर, सॉल्यूशन बी टू सॉल्यूशन ए। और जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे जो इधर से इधर मूव कर रहे थे डिफ्यूजन में, उनका मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो आपके मूव नहीं करेंगे, ओनली ऑन सॉल्वेंट जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, वो भी फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। जिधर कंसंट्रेशन कम होगी उससे ज्यादा कंसंट्रेशन की तरफ वो मूव करेंगे, जहां ज्यादा कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्वेंट की नहीं, कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्यूट की, क्योंकि सॉल्यूट का अमाउंट यहां ज्यादा है, सॉल्वेंट का कम है। और यहां पर क्या है, सॉल्यूट का अमाउंट कम है, सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है। तो आप अगर सॉल्वेंट की टर्म्स में देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ सॉल्वेंट की तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन ही जा रहा है। बट अगर कंसंट्रेशन जब हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन हम सॉल्यूट पार्टिकल्स की ही बात करते हैं। तो इसलिए यहां पे क्या बोला जाएगा, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और मूवमेंट किसका हो रहा है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। देखिए अभी हमने पढ़ा ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब हम ऑस्मोसिस के देख लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन या उसका एग्जांपल कि ऑस्मोसिस को हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए आपने देखा होगा पानी में जैसे आपने किशमिश डाल के रखते हैं तो क्या होता है कि अगर मानिए आपने रात में किशमिश डाल करके रखी है और सुबह उनको देख रहे हैं तो उसमें पानी भर जाता है, दे स्वेल अप। तो इसी तरीके से आप क्या देखिए, एक एग्जांपल लीजिए कि ये मैंने किया ये सॉल्यूशन, ये वाटर है आपका और ये आपका है वाटर प्लस NaCl सॉल्यूशन। ये सिंपली वाटर है और इसमें वाटर प्लस NaCl है, सॉल्ट है। कंसंट्रेशन ये कंसंट्रेटेड है, ये प्योर सॉल्वेंट है। तो क्या होता है, देखिए मानिए अगर मैं एक एग लेता हूं, एग अंडा जो बॉइल्ड एग है उसको क्या कीजिए आप, बॉइल्ड एग है और उसका जो ऊपर का जो लेयर होती है, उसका जो कवर होता है, शेल जो होता है, शेल ऑफ द एग, उसको क्या कीजिए, उसको एग को आप HCl में रख दीजिए, डाइल्यूट HCl में। तो क्या होगा, जो उसका कवर है वो आपका हट जाएगा, लेकिन उसमें जो एक मेम्ब्रेन होती है उसके शेल के अंदर वो आपकी इंटेक्ट रहेगी, वो वहीं की वहीं रहेगी। तो दो एग लीजिए आप, दोनों को क्या कीजिए, मेम्ब्रेन आप HCl में, डाइल्यूट HCl में डिप करके रखिए। सुबह तक मतलब आप थोड़ा देखेंगे कि वो जो है हट जाएगी। थोड़े टाइम बाद क्या होगा कि वो जो एक कैल्शियम कार्बोनेट का जो ऊपर का जो शेल होता है एग का, वो आपका हट जाएगा और उसमें एक मेम्ब्रेन रहेगी दोनों ही एग्स में। तो क्या कीजिए, उसको आप एग को यहां पर पुट कीजिए, वाटर में भी, एक एग को वाटर में और एक एग को NaCl के सॉल्यूशन में। तो क्या देखेंगे आप कि कुछ टाइम बाद क्या होगा कि आपका जो वाटर में रखा हुआ है एग, उसमें क्या होगा, वो स्वेल अप हो जाएगा और उसकी जो मूवमेंट है
मीन जो उसकी जो आउटर लेयर है वो इस तरीके से बड़ी हो जाएगी, जो एग है वो स्वेल अप हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा शेप में। लेकिन अगर इसमें बात करें तो वो एग कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। उस देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें एडिशन ऑफ वाटर, इसमें वाटर क्या हो गया, ऐड हो गया उस एग के अंदर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर, क्योंकि इधर देखिए ये प्योर था, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन इधर कम है, इधर से इधर मूव हो गया। तो ये इस टाइप की प्रोसेस को बोला जाता है एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। और यहां पर क्या हुआ है, वाटर लॉस हुआ है। देखिए शेप जो है अब इस तरीके से चेंज हो गई है, अब एग की जो शेप है वो श्रिंक कर गया है, एग जो है वो श्रिंक कर गया है। तो क्या हो गया, ये एक्सोऑस्मोसिस, क्योंकि उसमें जो वाटर प्रेजेंट था वो अब जो है बाहर चला गया है। तो इसके लिए आउट, मतलब आपका जो वाटर सॉल्वेंट का जो मूवमेंट है वो इधर से बाहर की तरफ हो रहा है, तो उसको क्या बोल दिया, एक्सोऑस्मोसिस। और इसमें अंदर की तरफ हो रहा है तो इसको बोल दिया एंडोऑस्मोसिस। अब ये आपका एक ऑस्मोसिस का एक एग्जांपल था मूवमेंट देखने के लिए कि सॉल्वेंट जो है आपका कैसे मूव कर रहा है। अब देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की बात। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है आपका, देखिए अब देख लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, देखिए ये आपने अभी एक इधर इसको भी एक डायग्राम बनाते हैं, उससे समझाते हैं फिर आपको। इधर आपने लिया है स्पीकर में प्योर सॉल्वेंट और इधर लिया है सॉल्यूशन, और इसको आपने इस तरीके से देखिए, ये आपका इधर सॉल्यूशन है और इधर आपका प्योर सॉल्वेंट है, और ये बीच में आपकी जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, जो कि ओनली अलाउ कर रही है आपके प्योर सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने, सॉल्वेंट पार्टिकल्स को मूव करने के लिए फ्रॉम हेयर टू हेयर, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसके एग्जांपल जैसे कि एनिमल मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज एसीटेट, ये इसके मतलब इस तरह एग्जांपल है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के, एनिमल मेम्ब्रेन, सेल्यूलोज एसीटेट और प्लांट सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपके एग्जांपल्स हैं, इसको आप देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं, देखिए क्या होगा, सेमी परमिएबल के एग्जांपल की बात कर ली अब हमने। अब हम यहां से क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो इधर से इधर मूव कर रहे हैं आपके ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस के थ्रू सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हो रहा है, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसकी कुछ कंसंट्रेशन होगी, C1 कंसंट्रेशन, इसमें कुछ सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट है, इसमें नहीं है, ये प्योर फॉर्म में है। तो यहां से इधर सॉल्वेंट पार्टिकल इधर मूव करेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो क्या होगा कि ये एक प्रेशर लगाएंगे इधर। अगर मान लीजिए इस पर एक PATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक लग रहा है, इस पर भी वही होगा PATM प्लस PATM। लेकिन क्या है, इधर जब ये प्योर सॉल्वेंट इस तरफ से इधर मूव कर रहे हैं तो ये कुछ प्रेशर इंक्रीज करेंगे इस तरफ। तो क्या होगा, आप अगर पाई, जो कि क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई जो कि क्या होता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर आप क्योंकि आप ये सॉल्वेंट पार्टिकल्स इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो अगर आप पाई जो एक एडिशनल प्रेशर है अगर वो लगाते हैं और जो आपका जो ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाता है, द प्रेशर एट विच द ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज नोन एज योर ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जिस पर आपका ऑस्मोसिस रुक जाए उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो क्या हुआ, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इस तरफ से इधर मूव कर रहे हैं तो ये एक प्रेशर लगा रहे हैं, तो क्या होगा, आपने इसको प्रेशर को इधर लगा दिया तो ये क्या हो गया, आपका प्रेशर लगाया आपने, ऑस्मोसिस बंद हो गया। तो इसी प्रेशर को क्या बोला जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि PATM तो दोनों तरफ ही लगा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, दोनों ही साइड लगा हुआ है, लेकिन आपने इस प्रेशर को ओवरकम करने के लिए आपने थोड़ा सा प्रेशर लगाया जिसको क्या बोला जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर।
जिसकी वजह से आपकी ऑस्मोसिस अब नहीं हो रही है। तो अब देख लेते हैं कि पाई, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। combining them, इन दोनों को कंबाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी एंड पाई इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो आर लगाएंगे, आर सी टी। देखिए ये कुछ नहीं है, ये आइडियल गैस लॉ है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्यों, देखिए अभी बताते हैं। आर सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, वेयर सी इज योर मोलरिटी। तो मैं सी को क्या लिख सकता हूं, एन अपॉन वी इंटू टी। वी को इधर भेजा तो क्या आ गया, पाई वी इक्वल टू एन आर टी, जो कि आपका कुछ डिफरेंट नहीं है, वही है आपकी आइडियल गैस इक्वेशन की तरह। तो आप यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू 0.0821 पुट करेंगे। अच्छा, ये आपका हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस के हमने एग्जांपल देख लिए। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, कि रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर न्यूमेरिकल्स इसके लास्ट में करेंगे। देखिए इसी से समझा देता हूं मैं आपको। देखिए अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, देखिए अभी आपका ऑस्मोसिस सॉल्वेंट पार्टिकल्स का इधर से इधर हो रहा था, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ हो रहा था। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, आपने ऑस्मोटिक प्रेशर लगाया, उस वक्त ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। अब आपका ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, कि मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसेंट्रेशन टू द हायर कंसेंट्रेशन, अब वो स्टॉप हो गया है। अब आपने क्या किया, और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, इस तरफ और ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ सॉल्यूशन टू द प्योर सॉल्वेंट टेक्स प्लेस। तो क्या हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपके सॉल्यूशन से, सॉल्वेंट पार्टिकल जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो इधर से इधर मूव करने लगेंगे। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होगा, पार्टिकल का मूवमेंट इस तरफ से इस तरफ हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब रिवर्स ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द डायरेक्शन ऑफ द ऑस्मोसिस can be reversed if the pressure applied is higher than the osmotic pressure is called रिवर्स ऑस्मोसिस। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। और ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्रेशर एट विच द ऑस्मोसिस स्टॉप्स इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। वो प्रेशर जिस पर आपकी ऑस्मोसिस रुक जाए उसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, और अगर आप उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें तो वो क्या हो जाएगी, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस का एग्जांपल की बात कर लेते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। देखिए अब देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज desalination of water। देखिए ये जो रिवर्स ऑस्मोसिस का जो एप्लीकेशन है, मतलब इसको हम कहां अप्लाई करते हैं, इसको हम सी वाटर को प्योरीफाई करने के लिए अप्लाई करते हैं। तो देख लेते हैं हम इसकी प्रोसेस को। इसमें क्या होता है आपका, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इधर से आपने इसको ओपन कर रखा है, इधर आपने क्या ले रखा है, ये आपका है प्योर वाटर, और ये है आपका सी वाटर। तो क्या होगा,
क्या होगा, जो ऑस्मोसिस की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी इस तरफ से इस तरफ होगी। देखिए, क्योंकि सी वाटर कंसंट्रेटेड है, उसमें NaCl प्रेजेंट है, तो इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है लेकिन ये प्योर वाटर है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट किधर से किधर होगा, इस तरफ से इधर की तरफ। तो लेकिन अगर हम क्या करें, जैसे कि अभी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा और रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ा, तो यहां पर हमने क्या किया, एक प्रेशर अप्लाई किया, PATM तो दोनों तरफ ही है, इधर भी है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो दोनों तरफ ही लग रहा है, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, हमने क्या किया, यहां पर प्लस पाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर है इसको अप्लाई किया, तो क्या होगा कि दोनों तरफ से मूवमेंट रुक गया है। अब ना इधर से सॉल्वेंट इधर मूव कर रहा है, ना इधर से सॉल्वेंट इधर मूव अब नहीं करेगा, ऑस्मोसिस जो है स्टॉप हो चुकी है। लेकिन अगर आप क्या करें, इफ पाई इज ग्रेटर देन पाई ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन अगर आप यहां पर जो प्रेशर लगा रहे हैं वो आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा लगा दें, तो क्या होगा, जो सॉल्वेंट है इधर सी वाटर में जो वाटर प्रेजेंट है उसका मूवमेंट इधर से इधर हो जाएगा। तो क्या होगा, इधर से आपको प्योर वाटर मिल जाएगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम जो सी वाटर है उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की। आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। देखिए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होंगे, जिसमें अगर मान लीजिए आपके दो सॉल्यूशन लिए हैं, ये दो सॉल्यूशन लिए हैं आपने, सेपरेटेड बाय द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसकी कंसंट्रेशन C1 है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 है। अगर ये एक सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक के केस में क्या होगा, इन केस ऑफ आइसोटोनिक क्या होगा, पाई1 इक्वल्स टू पाई2 फर्स्ट, सेकंड, C1 इक्वल्स टू C2, मतलब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो दोनों ही सॉल्यूशंस का बराबर होगा और कंसंट्रेशन भी दोनों तरफ बराबर ही होगी। इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। लेकिन अगर क्या हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, अगर पाई1 इज लेस देन पाई2 एंड C1 इज लेस देन C2, तो जो हमारा जो सॉल्यूशन ए है, ये सॉल्यूशन ए और ये बी मान लीजिए, तो सॉल्यूशन ए क्या कहलाएगा आपका, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम है और कंसंट्रेशन भी उसकी कम है दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो क्या हो जाएगा, वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन वहीं पर जो दूसरा वाला है, अगर इसकी ऑपोजिटली बात करें, इफ जैसे कि पाई1 इज ग्रेटर देन पाई2 एंड C1 इज ग्रेटर देन C2, तो क्या हो जाएगा, ए आपका कैसा चेंज हो जाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ए क्या हो जाएगा आपका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, मतलब उसकी ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा है और कंसंट्रेशन भी उसकी ज्यादा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इस टाइप के जिनके दोनों तरफ प्रेशर बराबर है उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जिधर एक तरफ प्रेशर कम है, कंसंट्रेशन कम है, उसको हाइपोटोनिक, और जिधर ज्यादा है उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसके बाद अब हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स, इसके बेसिस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेसिस पर। तो देखिए, दो न्यूमेरिकल लिखे हैं मैंने अभी ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड, उनके हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% सॉल्यूशन वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सुक्रोज एट 15 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मानते हैं कितना, 100 ml, तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 5% है, 5 ग्राम। ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, टेम्परेचर हमें दे रखा है, टेम्परेचर कितना दे रखा है,
15 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू, क्योंकि हमें केल्विन में लेना है, तो कितना हो गया ये 288 केल्विन। अब बात कर लेते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT। आर की वैल्यू कांस्टेंट है 0.0821, टेम्परेचर आपको पता है, मोलैरिटी यहां से आपको पुट करना है। तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या क्या चाहिए, पाई को दे रखा है 288 केल्विन, और सी क्या है आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो आपका क्या है, पाई इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स एन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर इंटू आर इंटू टी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू V इंटू R इंटू टी। अब इन वैल्यूज को पुट कर दीजिए और आपका ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। गिवन मास कितना दे रहा है आपको 5 ग्राम। मोलर मास कितना होता है सुक्रोज का 342 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास होता है, इसको आप पुट कर दीजिए 342। वॉल्यूम कितना दे रहा है आपको 100 ml सॉल्यूशन का। तो जब इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे। आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर आपको 288 केल्विन दे रखा है। आंसर कितना आ गया, शायद ही विजिबल नहीं होगा आपको। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3.45 ATM। चलिए अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं 2 का, सॉल्यूशन 2। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 1.26 ग्राम ऑफ प्रोटीन। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच ए सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी दिस मच। ओके 2.57। ओके, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। आपको मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास प्रोटीन का निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई इक्वल टू CRT। सी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इंटू आर इंटू टी। पाई नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू वॉल्यूम इंटू आर इंटू टी। ये आपका फॉर्मूला बन गया फाइनल। आपको क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द प्रोटीन। गिवन मास आपको कितना दे रखा है 1.26, आर की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर कितना दे रखा है आपको 300 केल्विन डिवाइडेड बाय mv इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको 200 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू दैट इज 200 ml। तो इसको जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे, और ये आपका पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर कितना दे रखा है आपको 2.57 इंटू 10⁻⁻3। तो अब यहां से एमबी को कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, एमबी इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो ऊपर वाले को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.26 इंटू 21 इंटू 300। ये आ गया आपका 31.0338 डिवाइडेड बाय 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 31.0338 divided by 2.57 divided by 0.2, ये आपका आ जाएगा 60.37 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मोल। तो ये आपका जो है इतना ग्राम पर मोल आपका जो प्रोटीन का मोलर मास है वो आपका आ गया। और इसको क्या बोल सकते हैं 60.37 किलोग्राम पर मोल। तो ये आपका मोलर मास आ गया आपके प्रोटीन का। तो इस तरीके से आप ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिए जितने ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी आपकी एबनॉर्मल मोलर मासेस पर। ठीक, तो आप इसको और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।